नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं आर के झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल छात्र आश्रम पे। तो 15 नवंबर से जो यहाँ क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है उसके कड़ी में काफ़ी सारे वीडियोस अभी तक में आपके यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। उसमें जो है आपके सबसे पहले मैथमेटिक्स के एक चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए गए, फिर आपको साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो पढ़ा दिया गया। अब आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में जो आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, भूगोल का पहला चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, तो उसे पढ़ाया जाएगा। अभी जो है एसएस का पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसे करके पहले मैथमेटिक्स, फिर साइंस, फिर एसएस, इस तरह से फिर मैथमेटिक्स का एक चैप्टर, फिर साइंस का एक चैप्टर, फिर एसएस का एक चैप्टर। जैसे मैथमेटिक्स में हमने एक चैप्टर पढ़ा दिया, उसे फिर से आप रिवीजन करते हुए बनाते हुए चलिए। इतने दिन का टाइम मिला आपको रिवीजन करने के लिए। फिर साइंस का रिवीजन करने के लिए आपको टाइम मिला। अब जो है फिर एसएस चल रहा है, तो एसएस के बाद फिर से मैथ स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से जो है रिवीजन करते हुए, ज़्यादा लोड ना आपको पड़ेगा, उससे कम समय में जो है अच्छे से अच्छे रिवीजन हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपको नोट्स बना करके दिया गया है, ये जो पीडीएफ बना करके आपको स्लाइड पर लिख करके दिया गया है, ये जो है एकदम शॉर्ट्स फॉर्म में लिख करके दिया गया है। बस आप इसे क्या करिए, अपने नोट्स पे उतार लीजिए। और इतना शॉर्ट्स है, अगर आपको इसको मात्र 2 पन्ना में आपका जो है एक चैप्टर क्या हो जाएगा, बन करके तैयार हो जाएगा। तो 2 से 3 पन्ना के अंदर में एक चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो वो क्या होगा, एकदम शॉर्ट होगा, एकदम छोटा से छोटा रूप जो हो सकता है, उसमें सारा का सारा जो है कंटेंट वही है, बस उसमें जो है छोटा रूप में उसे लिखा गया है। जैसे कि हम पढ़ेंगे तो आपको समझाते जाएंगे। तो बस आप इसे क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में जो है 1 पन्ना 1.5 पन्ना जो होगा उसमें लिख लीजिए। इसके बाद फिर एक स्लाइड आएगा, एक स्लाइड इसके बाद आएगा, तो ये मैक्सिमम जो है 2 से 2.5 पन्ना ये जाएगा, उसमें आप इसे लिख लीजिए। और बढ़िया से छोटा नोट्स होने का ये मतलब होता है कि आपको क्या होगा, तो जल्दी से जल्दी रिवाइज होगा। अगर हम यहाँ पे मोटा से मोटा नोट्स आपको दे दें, 50 पन्ना का या 100 पन्ना का ज्योग्राफी का नोट्स आपको बना करके दे दें, तो क्या होगा, आप उसे ना रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के प्रेशर में जो है बहुत जब कम समय होता है, 1 दिन 2 दिन का समय बचता है, तो लोगों को रिवाइज करने में, उतना ज़्यादा कंटेंट रिवाइज करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। अगर मोटा आपका नोट्स है, मोटा पीडीएफ है, तो क्या होगा, आपको याद करने में दिक्कत होगी। तो ये बहुत ही छोटा और शॉर्ट्स फॉर्म में दिया गया है, बस इसे आप लिख लीजिए और शॉर्ट नोट्स की तरह ही काम करेगा। आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो क्या करिए, चलिए हम जो है इस चैप्टर को क्या करते हैं, अब इसे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो यहाँ पे संसाधन से रिलेटेड ये चैप्टर है। संसाधन का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संसाधन की परिभाषा दी गई है। संसाधन का परिभाषा ये दिया गया है कि हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली हर वस्तु जो हमारी अर्थव्यवस्था को पूरा करे, प्रौद्योगिकी से उपयोगी बनाई जा सके, आर्थिक रूप से लाभकारी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वही संसाधन कहलाती है। मतलब हमारे पर्यावरण में बहुत सारे चीज़ हैं, हर चीज़ को हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। जो हमारे यूज़ का नहीं है, जो हमारे काम का नहीं है, वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। संसाधन हमारे लिए वही है, पाई जाने वाले हर वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता हो, पूरा करता हो। हमारी जो आवश्यकता को पूरा करेगा उसी को हम संसाधन कहेंगे। जिससे हमारी आवश्यकता पूरी ना होती होगी उसे हम संसाधन नहीं कहेंगे। वो फालतू का चीज़ है, अपना फेंका हुआ है, उससे हमारी कोई आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। और दूसरा बात यहाँ पे कॉमा देके लिखा गया है डेफिनेशन में, प्रौद्योगिकी से उपयोगी बनाया जा सके। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसे उपयोगी बना सकते हैं। जैसे समुद्र का पानी, तो वो हमारे लिए, अगर वो तो खड़ा होता है, वो हमारे पीने लायक नहीं है। अगर हम टेक्नोलॉजी लगा करके उसको क्या कर दें, नमकीन को, नमक वाला पानी को क्या कर दें, साफ कर दें और उसे पीने योग्य बना दें, तो क्या हो गया, हमारे लिए संसाधन हो गया, हमारे पीने योग्य हो गया। तो उसी तरह से प्रौद्योगिकी से उपयोगी बनाया जा सके, आर्थिक रूप से लाभकारी हो। आर्थिक रूप से लाभकारी का मतलब, अगर वो क्या होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम, अगर मान लीजिए किसी भी संसाधन में, मान लीजिए सोना का खनिज है, वो सोना का खान है, उसमें से 1 ग्राम सोना निकालने में क्या हो जा रहा है, हमारा 5 से 10 लाख रुपया लग जा रहा है। तो 1 ग्राम सोना का दाम ही है बहुत कम। 10 ग्राम का मान लीजिए 1 लाख है, तो 1 ग्राम का 10,000 हुआ। और 1 ग्राम को निकालने में हम 5 लाख रुपया लगा दें, तो क्या हो जाएगा, वो आर्थिक रूप से क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, आर्थिक रूप से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे लिए लाभकारी होगा नहीं। तो आर्थिक रूप से लाभकारी हो, जो कम से कम रुपए में हम क्या कर सकें, उसे प्राप्त कर सकें, उसी को संसाधन कहेंगे। जिसमें कम से कम रुपया लगे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें फ़ायदा हो, उसी को। ऐसा नहीं कि ज़्यादा हमें संसाधन, हमें ज़्यादा खर्च करना पड़े, रुपया ज़्यादा लगाना पड़े, आदमी मेहनत ज़्यादा लगाना पड़े और मिले बहुत थोड़ा सा, तो उसमें हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे। जो आर्थिक रूप से लाभकारी होगा उसी को संसाधन कहेंगे। सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो।
अब जो है सांस्कृतिक रूप से जो हमारे अगल बगल में संस्कृति है, सभ्यता है, उसके हिसाब से भी मान्य हो। कुछ ऐसा उटपटांग चीज़ आप लेकर के आ गए और उसका उपयोग करने लगे जो हमारे लिए मान्य नहीं है, हमारे लिए मान्य नहीं है, हमारी संस्कृति को क्या करता है, शोभा नहीं देता है, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहलाती है। वही क्या कहलाती है, हमारे लिए संसाधन कहलाती है। इसके बाद देखिए, संसाधन केवल प्रकृति की देन नहीं है। संसाधन केवल प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि मानवीय प्रयासों से संसाधन बनाते हैं। प्रकृति में जो है हर चीज अपनी जगह पर है, वो सब हमारे लिए संसाधन नहीं है। प्रकृति में संसाधन जो है, संसाधन केवल प्रकृति की देन नहीं है, उसे मानव अपने प्रयास से क्या करते हैं, संसाधन बनाते हैं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड कभी लकड़ी था, घास फूस का ये बना हुआ है, कभी ये फेंका हुआ था। इसको मानव ने क्या किया, ला करके समेट करके एक जगह ऊपर से सनमाइका बिठा के ये सब करके इतना इसको फिनिश करके क्या कर दिया, हमारे संसाधन के लायक बना दिया। जैसे ये मार्कर है, मार्कर में प्लास्टिक कहीं फेंका होता तो कोई काम का नहीं होता, उसे मानवों ने क्या किया, इकट्ठा किया, उसमें इंक भरा और ये मार्कर बना करके तैयार किया। तो मानव प्रयास से ही क्या होते हैं, संसाधन बन करके तैयार होते हैं। प्रकृति में तो बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन हमारे लिए संसाधन नहीं है। जिसको हम अपने से प्रयास से बनाएंगे उसी को संसाधन कहेंगे। इसके बाद देखिए, मानव स्वयं भी संसाधन है। मानव भी एक संसाधन है, हमें प्रकृति ने बनाया है, हमें तो प्रकृति ने बना करके खड़ा किया है, और हम अपने बुद्धि से क्या करते हैं, बहुत सारे काम को करते हैं, बहुत सारे संसाधन को इकट्ठा करते हैं। तो मानव भी एक क्या है, संसाधन है। मानव भी एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। ये तो संसाधन का डेफिनेशन हो गया, संसाधन क्या है, नहीं है। मानव अपने प्रयास से संसाधन को बनाते हैं, मानव खुद एक संसाधन है। अब संसाधन का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है, संसाधन का वर्गीकरण आपको किया गया है कि संसाधन कितने तरह के होते हैं। तो संसाधन मुख्यतः 4 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला संसाधन है आपको समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब समाप्त हो जाने के आधार पर। ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए नहीं है, कम ही समय में चलेगा, इसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो समाप्यता के आधार पर है नवीकरणीय संसाधन, जो पुनः प्राप्त किया जा सके, जो खत्म ना हो, जिसे फिर से प्राप्त किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। 2 तरह के होते हैं समाप्यता के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो जो पुनः प्राप्त किया जा सके, जैसे कि वायु जो एक संसाधन है वो कभी खत्म होने वाला है। जैसे सूर्य की रोशनी से हम क्या करते हैं, सोलर लगा करके सोलर एनर्जी, बिजली बनाते हैं। क्या सूर्य का रोशनी कभी खत्म हो जाएगा? तो वो नहीं खत्म होने वाला है, वो सब नवीकरणीय संसाधन के अंदर में आते हैं। जैसे कि जल, वायु, जल, वन, ये सब चीज़ जो है नवीकरणीय है, फिर से हुआ है। वन से एक पेड़ काट लिया हमने, वहाँ पे दूसरा पेड़ फिर से नया लगा दिए तो फिर से वन बन जाएगा वो। तो ये जो है जल है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है, ये खत्म होने वाला कभी भी नहीं है। एक है अनवीकरणीय संसाधन, जिनका पुनः निर्माण संभव नहीं है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, ये सब जो कोयला जो जमीन के नीचे दबा हुआ है, कोयला को बनने में अरबों साल लग जाते हैं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो संभव है कि अगर एक बार कोयला खत्म हो जाएगा तो फिर से हम उसे बना लेंगे जमीन के नीचे दबा करके, क्योंकि वो 1 करोड़ साल में बनेगा। 1 करोड़ साल में हम कहाँ रहेंगे, हमें पता नहीं। तो जो है कोयला भी जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है, इसे फिर से बनाया नहीं जा सकता। पेट्रोलियम भी, ये पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन इसको कहते हैं। जीव जब नीचे दब करके मर जाते हैं तो पेट्रोलियम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो भी लाखों करोड़ों साल में बनता है। खनिज भी क्या होता है, लाखों करोड़ों साल में बनता है। तो ये जो है सब अगर खत्म हो जाएगा तो फिर से आपको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसे अनवीकरणीय के अंदर में रखा गया, जिसे नवी न किया जा सके, फिर से बनाया ना जा सके। नवीकरणीय मतलब फिर से बनाया जा सके। तो दोनों में जो है माइनर बहुत सा अंतर है। अ मतलब नहीं और नवीकरणीय मतलब नया किया जा सके। अनवीकरणीय, अ का मतलब होता है नहीं और नवीकरणीय का मतलब नया करने वाला, जिसे फिर से नया या नवीन न बनाया जा सके उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अगला है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, पहला तो समाप्यता के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसे कहते हैं जीवित स्रोत से जो मिलता है, नाम से ही स्पष्ट है। जैव संसाधन यानी जो जीवित चीज से मिलेगा, जीवित स्रोत से मिलेगा, उसी को हम कहेंगे जैव संसाधन। जैसे वनस्पति, पेड़ पौधा जितने भी है वो जैव संसाधन है, जीवित है वो। पशु पक्षी, मानव, ये सब क्या है, मानव भी एक संसाधन है, अभी ऊपर पढ़े आप, ये सब जैव संसाधन के अंदर में आते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन, यानी निर्जीव स्रोत से जो मिलता है। अजैव मतलब अ मतलब नहीं और जैव मतलब जीवित, जो जीवित न हो उसे अजैव कहते हैं। तो अजैव संसाधन के अंदर में आते हैं निर्जीव स्रोत, जैसे खनिज, धातु, जल, पवन, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है, निर्जीव स्रोत से मिलते हैं।
तो ये सब अजैव संसाधन के अंदर में आते हैं। बस देखिए कितना शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, बस एक शब्द में लिखा हुआ है, आपको पढ़ते ही ध्यान आ जाएगा। अगर पूछेगा कि आपको जैव उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार से बांटते हैं, तो बस आप तुरंत लिख दीजिएगा उत्पत्ति का। इसको लैंग्वेज बनाना आपको आना चाहिए, वो तो आसान सी बात है। आपको जैसे पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन कितने तरह से बांटे गए हैं, तो बताइएगा कि 2 तरीके से बांटे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 तरीकों से बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, तो फिर उसमें डैश दे करके लिखिएगा। वैसे संसाधन जो जीवित स्रोत से प्राप्त होते हैं उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, जैसे कि वनस्पति, पशु, पक्षी, मानव। फिर दूसरा अजैव संसाधन, वैसे संसाधन जो निर्जीव स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि खनिज, धातु, जल, पवन। इस तरह से आप इतना सा 2 लाइन के चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा आंसर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप रिवीजन करने के लिए आइएगा तो आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, तो आपका नोट्स छोटा हो गया। अगर हम आपको 100 पन्ना का नोट्स कहीं से PDF तैयार करके आपको दे दें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन मेहनत करके हमने आपके लिए इतना शॉर्ट्स में पूरे NCERT को पढ़ करके इतना जो तैयार किया है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बस आपके फ़ायदे के लिए। बहुत ही कम समय में एग्जाम के दिन भी आप इसको अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। बस आप इसे बना करके कॉपी में रखिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब, स्वामित्व मतलब होता है अधिकार। जैसे आपका घर पे आपका स्वामित्व है, आपका अधिकार है, कोई उस पर अपना अधिकार नहीं कर सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर जो है खनिज को, संसाधन को 4 तरीके से बांटा गया है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर 4 तरीके से। पहला जो है यहाँ पर व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, जैसे कि आपका घर आप संसाधन ही है, वो किसके लिए संसाधन है, आपके लिए संसाधन है, तो व्यक्तिगत संसाधन है। आपका मोबाइल, वो क्या है, वो भी संसाधन है, लेकिन आपके लिए है, व्यक्तिगत संसाधन है आपका। तो आपके घर में जितने सामान हैं सब जो है संसाधन है, आपके उपयोग में आता है, तो आपके उपयोग में आता तो संसाधन है, लेकिन वो व्यक्तिगत संसाधन के अंदर में है, सबका उस पर अधिकार नहीं है। आपके घर में है तो आप ही का अधिकार है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक का मतलब चारागाह, तालाब। यहाँ पर देखिए मैंने सामुदायिक के बगल में जस्ट 2 शब्द लिखा, चारागाह, तालाब। तो आप यहाँ पे लाइन बना सकते हैं, वैसे संसाधन जिसपे सारे प्राणी का क्या हो, अधिकार हो, सारे मानव का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सामुदायिक संसाधन। ये अगर एग्जाम में पूछे तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे कि चारागाह, तालाब क्या है, तालाब पे सबका अधिकार होता है, चारागाह पे सबका अधिकार, सब अपना मवेशी उस पर ले जा करके चरा सकते हैं। इसके बाद है तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। एक राष्ट्र का संसाधन होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के अंदर में आते हैं, उसमें पूरे राष्ट्र का क्या है, अधिकार है। चौथा है राष्ट्रीय सीमा के भीतर, यानी सीमा का भीतर कहने का मतलब है जो राष्ट्र के सीमा के भीतर है वही होगा। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो पूरे दुनिया का है, जैसे पूरी धरती का जो भी है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहाँ होगा, अभी आप अमेरिका का संसाधन तो आपका संसाधन होगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसे कहते हैं जो किसी देश के 200 किलोमीटर के बाहर हो। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया जहाँ खत्म होता है वहाँ समुद्र मिलता है, समुद्र में भी हमारा संसाधन है। कितने दूर तक, 200 किलोमीटर तक हमारा उस पर क्या है, अधिकार है। 200 किलोमीटर तक ही हम क्या कर सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, अपना काम जो भी है अपना कर सकते हैं 200 किलोमीटर के अंदर। उसमें कोई अगर आएगा तो हमारी अनुमति से ही आएगा, लेकिन 200 किलोमीटर समुद्र में 200 किलोमीटर के बाद जो है वो हमारी अनुमति नहीं लेगा। वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, वहाँ से किसी के भी जहाज आराम से क्या कर सकते हैं, गुजर सकते हैं, वो आपसे परमिशन लेने नहीं आएगा। लेकिन 200 किलोमीटर से अंदर गुजरेगा तो भारत सरकार से क्या लेगा, परमिशन लेगा। तो वो सब हो गए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मतलब समुद्र में जो है 200 किलोमीटर के बाद जो भी समुद्र है सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, सबके लिए खुला है, आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्र के अंदर में है जो राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अगला है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर कितने हैं, तो विकास के स्तर के आधार पर 3 संसाधन 3 भाग में बांटा गया है। विकास के आधार पर, विकास मतलब अब डेवलप होगा, जैसे संभावी संसाधन। संभावी मतलब संभावना है उस चीज़ की, उस संसाधन की संभावना है कि भविष्य में जाकर के यह क्या होगा, काम में आएगा। जैसे हाइड्रोजन को क्या कह रहे हैं अभी हम, भविष्य का ईंधन कह रहे हैं, कि भविष्य में जो है ये हाइड्रोजन गैस जो है हमारे लिए ईंधन का काम करेगा। तो उसे हम क्या किस में रख सकते हैं, संभावी संसाधन के रूप में रख सकते हैं। संभावित है कि वो हमारे लिए संसाधन के रूप में काम करेगा। जैसे उपयोग की संभावना वाले, बस इतना लाइन लिखा हुआ है कि उपयोग की संभावना वाले संसाधन को क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। पर अभी उपयोग नहीं हुए हैं, अभी इस तरह का उपयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाया है। विकसित भंडार, विकसित भंडार का मतलब देखिए, ज्ञात और उपयोग में लाए जा रहे संसाधन, ज्ञात भी हैं और उपयोग में भी आ रहे हैं, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इस तरह के। और
तीसरा है संचित कोष। संचित कोष का मतलब ज्ञात संसाधन है, पता है कि वहाँ पे संसाधन है, पर तकनीक या धन की कमी से उपयोग नहीं हो पा रहे। लेकिन हमको पता है कि बिहार के जमुई में जो है बहुत सारा सोना है, लेकिन तकनीक उतना नहीं है, उतना जो है धन नहीं है कि हम उसे क्या कर सकें, निकाल सके। तो बहुत सारे ऐसे जगहों पर जो है संसाधन हमें पता है कि है, वहाँ पर है, लेकिन उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि उतने जगह भीतर से हम क्या कर सकें, उस चीज़ को निकाल सकें। उतना धन भी नहीं है कि हम उसे कर सकें। तो उसको कहते हैं संचित कोष, यानी है हमारे लिए रिजर्व में है, संचित है, सेव करके रखा गया है, संचित कोष में है। बाद में जब जरूरत पड़ेगा हम उसे क्या करेंगे, निकालेंगे। लेकिन अभी जो है वो पता है हमें, लेकिन उपयोग में नहीं आ रहा है, उसे कहते हैं संचित कोष वाले संसाधन। तो आपको समझ में आया। 3 आधार पर किसी भी चीज़ पर एक डेफिनेशन पूछ सकता है, आपको 3 लाइन बस ध्यान रखना है। कितना छोटा नोट्स है, बस इसको आप लिखिए, बहुत इतना लिखना है, इतना लिखना है, 10 मिनट समय दीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए संसाधन से जुड़ी समस्याएं। इतने तरह के 4 तरह के संसाधन आपने पढ़ लिया। पहला समाप्यता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, ये 4 तरह के हैं। लेकिन संसाधन से जुड़ी समस्या भी है। क्या क्या समस्या है? पहली समस्या है कि संसाधन का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है संसाधन का, इतना ज़्यादा ज़मीन के नीचे से पेट्रोल या डीजल निकाला जा रहा है, जैसे लग रहा है कि बहुत जल्द वो समाप्त होने वाला है। सरकारें उसका दाम पे दाम बढ़ाई जा रही है कि कम से कम क्या हो, उसका उपयोग कम करे लोग, लेकिन लोग उसे कम कर ही नहीं रहे हैं। नए पे नए गाड़ी लिए जा रहे हैं, एक नहीं, एक घर में 5-5, 10-10 गाड़ी लोग खरीद रहे हैं। वो क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा पेट्रोल का यूज हो रहा है, उतना ज़्यादा संसाधन का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो अंधाधुंध दोहन हो रहा है। जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा फिर से निकाल करके क्या किया जाएगा, दिया जाएगा और यूज किया जाएगा। तो अंधाधुंध दोहन नहीं होना चाहिए। ये चुनौती है, जुड़ी समस्या है सरकार के पास या दुनिया के पास। ये समस्या है कि इसको कम किया जाए। तो सरकार क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रही है। इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी पे चलाइए, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी पे चढ़िए, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो संसाधन है वो बचेगा, अंधाधुंध दोहन नहीं होगा। इसके बाद देखिए, कुछ लोगों के हाथ में संसाधन केंद्रित हो जाना। कुछ ही लोगों के हाथ में संसाधन केंद्रित हो गया, जैसे अमीर गरीब का अंतर जिसे कहते हैं। संसाधन ऐसे होते हैं कि कुछ ही लोगों के हाथ में, कोई बहुत अमीर हो जाता है, कोई बहुत गरीब हो जाता है। जो अमीर है वो और अमीर होता चला जाता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है। तो संसाधन का ये भी एक समस्या है कि वो क्या हो जाता है, किसी को बहुत अमीर बनाता है, अमीर बनाते ही चला जाता है, किसी को गरीब बनाते ही चला जाता है। तो ये संसाधन में से जुड़ी समस्या है। लोगों के हाथ में संसाधन क्या होता है, कुछ ही लोगों के हाथ में संसाधन केंद्रित हो जाते हैं। तो दूसरा समस्या इस तरह का है। तीसरा है संसाधन के शोषण से वैश्विक संकट। संसाधन के शोषण से क्या हो रहा है, वैश्विक संकट उत्पन्न हो रहा है। कैसे? जैसे कि आप जो है जितना ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी में भराएं और खूब उसे चलाएं, तो क्या हुआ, उससे धुआं निकला। आपको तो मज़ा आया, लेकिन आपने जो पर्यावरण में धुआं छोड़ दिया वो क्या हो गया, पूरे विश्व के लिए एक संकट खड़ा कर दिया। जैसे कोई कोयला वाला क्या है, बिजली। जैसे आपके घर में बिजली आती है तो भारत में 75% बिजली जो है कोयला से बनती है। तो कोयला क्या किया जाता है, जलाया जाता है, फिर जाकर के बिजली बनाया जाता है। तो कोयला जलेगा तो बहुत सारा धुआं जो है पर्यावरण में जाएगा। तो वो जो धुआं है पर्यावरण को क्या करता है, पूरे दुनिया के लिए एक समस्या खड़ा करता है। तो संसाधन के शोषण से क्या होता है, वैश्विक संकट उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, भूमंडलीय तापन हो जाता है। जितना गैस आप छोड़िएगा वायुमंडल में, वायुमंडल उतना गर्म हो जाएगा। अब वायुमंडल गर्म होगा तो आपको पता है कि धरती जब गर्म होगी तो क्या है, बर्फ है, हिमालय पे भी बर्फ है, सब जगह बर्फ है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर का ऊपर में बर्फ का चादर जमा हुआ है। वो क्या होगा, गर्म होने पे बर्फ क्या होता है, पिघलने लगता है। तो ज़्यादा मात्रा में बर्फ पिघलने लगेगा तो क्या होगा, बाढ़ की समस्याएं बनेगी। नदी उफान पे आ जाएगा, नदी में जल स्तर बढ़ जाएगा, बाढ़ की समस्याएं बनी रहेगी। एक दिन क्या होगा, सारा का सारा बर्फ पिघल जाएगा, फिर जाकर के नदी सूख जाएगी, फिर आपको पानी का समस्या हो जाएगा। अब पानी का समस्या आप कितना दिन तक झेल सकते हैं, फिर मानव सभ्यता क्या हो जाएगा, खतरा में आ जाएगा। अगर हिमालय के ऊपर में जो बर्फ़ है, पूरे दुनिया गर्म हो जाने से वो पिघल जाए तो क्या होगा, ये जो नदियाँ में पानी बह रही है वो वहीं से आती है, बर्फ़ से ही आती है। बर्फ़ पिघलता है, पानी नीचे की तरफ आती है और जाती है, नदी में पानी भरी रहती है। अगर वो बर्फ़ पिघल जाएगा तो नदी में फिर पानी नहीं आएगा, नदियाँ सूख जाएगी, पानी का संकट हो जाएगा, मानव अस्तित्व खतरा में आ जाएगा। अगला है ओजोन परत का क्षय। ओजोन परत का क्षय, जैसे आपने केमिकल का नाम सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कुछ दिन पहले तक वो एसी में, फ्रीज में इसका यूज होता था। एसी, एयर कंडीशन जो घर में लगाते हैं उसमें उसका यूज होता था। वो CFC क्या करता था, ओजोन परत जो हमारे ऊपर में है, वो आपको पता होगा कि हमारे ऊपर में जो है वायुमंडल में ओजोन परत बना हुआ है, जो क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने में सोख लेता है, खींच लेता है, और जो हमारे लिए यूजफुल है वही हमारे ऊपर में आने देता है।
अगर सूर्य से जो प्रकाश हमारे ऊपर में आ रही है उसको कोई ना रोके और डायरेक्ट हमारे शरीर पे आ जाए तो क्या होगा, वो बहुत सारे चर्म रोग हो जाएंगे, स्किन संबंधित समस्याएं हो जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो वही जो ओजोन का लेयर है ऊपर में क्या कर लेता है, बहुत सारे हानिकारक किरण को क्या कर लेता है, सोख लेता है, छान लेता है, और जो हमारे लिए फायदेमंद है उसी को भेजता है। तो फायदेमंद होने वाला को ही भेजता है, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। वो क्या हो रहा है, वही टूट रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो फिर क्या होगा बताइए, आप पे सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़ेगा, फिर आप समस्या में आ जाएंगे। फिर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बराबर न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली में क्या हो रहा है कि वायु की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, एयर की क्वालिटी बहुत ही गिर गई है, मतलब उसमें बहुत सारे प्रदूषण फैल गए हैं। तो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। क्यों? दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारे गाड़ी चलते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, इसके कारण प्रदूषण होता है। भूमि निम्नीकरण, भूमि का भी स्तर क्या होता है, गिरता है, भूमि की उर्वरता भी घटती है। अगर आप प्रदूषित कर दीजिएगा भूमि को तो उसकी भी उर्वरता जो है, उपजाऊ होने का वो क्षमता घट जाता है। तो ये आप समझ लिए कि पर्यावरण क्या कहते हैं, संसाधन से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं। अंधाधुंध दोहन का समस्या है, एक जगह पे केंद्रित हो जाने का समस्या है, संसाधन के शोषण से वैश्विक संकट उत्पन्न होता है। ये 3 तरह का है समस्या। अगला है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसको कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास होना चाहिए जो सतत हो, ज़्यादा दिन तक चले। ऐसा नहीं कि हमने विकास कर लिया और कुछ ही दिन में खत्म हो गया, हम समस्या में आ गए, धरती ही समाप्त हो गई। हमने इतना एयर कंडीशन घर में लगाया, इतना एसी लगा लिया और इतना CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकला कि ओजोन परत सारा का सारा टूट गया, खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है, घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे स्किन को जला दे रहा है सूरज का प्रकाश, अब घर से निकल ही नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा गाड़ी चलाएं, इतना ज़्यादा विकास कर लिए कि हम थोड़ा दूर भी 10 कदम भी चलेंगे तो गाड़ी से ही जाएंगे। लेट्रिन भी करने जाना है गाँव में तो गाड़ी से ही जाएंगे, हम पैदल नहीं चलेंगे। तो क्या होगा, उससे होगा क्या कि धरती गर्म होगी, सारा बर्फ पिघल जाएगा, फिर आप पानी के बिना मर जाइएगा। क्योंकि पानी तो आप सोचते होइएगा कि पानी तो ज़मीन के अंदर में है सर, नदी से हमको क्या लेना देना है, हम ज़मीन के अंदर से निकाल लेंगे। अरे नदी से ही पानी जो है नीचे के अंदर में जाता है, नदी से ही पानी, वाटर लेवल का जो नीचे में ग्राउंड लेवल वाटर बना हुआ है वो जो है नदी के ही पानी से नीचे में जाता है, और बहुत ज़्यादा वर्षा के पानी से भी जाता है, वर्षा से उतना नहीं, नदी से ज़्यादा जाता है, तो वो भी सूख जाएगा, तो आप पानी के बिना मरेंगे। फिर ऐसा विकास, इसके बाद सतत पोषणीय विकास, मतलब ऐसा विकास जो ज़्यादा दिन तक चलता रहे। जैसे इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी वो जो आ रही है वो, उसमें ज़्यादा प्रदूषण नहीं है, वो सतत विकास है, ज़्यादा दिन तक वो अच्छे से काम करेगा, उसमें कोई खामियां नहीं आएगी। लेकिन ये पेट्रोल वाली जो गाड़ी थी, खामी आ गई, समस्या उत्पन्न हो गया। तो उस तरह का विकास करें जो ज़्यादा दिन तक चले हम लोगों के लिए। सबसे अच्छा है साइकिल, साइकिल से चलिए आप, साइकिल में एकदम वो पूरे सतत विकास है, कभी कोई समस्या आने वाला ही नहीं है उसमें। ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे पर भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी प्रभावित न करे, वही वाली बात। सतत पोषणीय विकास उसी को कहते हैं जो वर्तमान आवश्यकता को भी पूरा करे और भविष्य के लिए भी कोई खतरा उत्पन्न न करे। भविष्य में जो हमारे आने वाले संतानें हैं, जो हमारे आने वाले जनरेशन्स हैं, उसके लिए भी कोई किसी तरह का खतरा उत्पन्न न हो, उसी को कहते हैं सस्टेनेबल। इंग्लिश में कहते हैं इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अगला है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना। उसी में है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। हाँ, आप विकास ऐसा करिए जो पर्यावरण में कोई समस्या उत्पन्न न हो। आपने विकास करने के लिए क्या किया कि सारे के सारे पेड़ काट करके अपने आराम के लिए सारे के सारे सामान बना लिए। पता लगा कि पेड़ सारे कट गए और क्या हो गया, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ऑक्सीजन घट गया। अब सांस लेने के बगैर ही हम क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, दम घुट रहा है, हम मर रहे हैं। तो इस तरह का भी नहीं करना है कि पेड़ ही काट देना है, आने वाले जनरेशन में पेड़ ही ना बचे। तो इस तरह के विकास ना करने हैं। विकास और पर्यावरण के बीच में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो आप समझ पा रहे होंगे। अगला है प्रमुख पहल। तो इसके लिए पहल क्या किया जा रहा है, इतनी सारी बातें तो की गई, चिंताएं व्यक्त की गई कि पर्यावरण समस्या हो रहा है, पर्यावरण गंदा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये जो समस्याएं इतनी सारी बताई गई, तो उसके लिए तो कुछ करना भी पड़ेगा, बस बात करने से होगा नहीं। तो दुनिया के लोगों ने बहुत सारे इसमें पहल किए हैं, जिसमें पहला पहल है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है, वहाँ पर क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। मतलब पूरे धरती के लोग आइए, मेन आदमी आइए और बैठ करके क्या करेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे बचाया जाए, कैसे इस धरती को संभाल करके रखा जाए। तो वो 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में। तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसमें 100 से अधिक
राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। राष्ट्राध्यक्ष मतलब जैसे हमारे देश से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं बहुत सारे मीटिंग में, तो 100 से अधिक देश के जो मुखिया थे वो उस मीटिंग में गए हुए थे। इसके बाद जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर क्या बनी, सहमति बनी कि जलवायु में जो इतना परिवर्तन आ रहा है, हमारी जो धरती है वो गर्म होते जा रही है धीरे धीरे, उस पर क्या करना है, कंट्रोल करना है हम लोगों को, कम से कम धुआं निकालना है, कम से कम धुआं निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को वो देना है, बिजली जो है हमें कोयला पे कम बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली हम सौर ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, पवन ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, हवा से जो बनती है टरबाइन घुमा करके, या डैम बना करके, नदी के ऊपर में डैम बना करके उससे हम प्राप्त करेंगे। तो इस तरह की बातें की जाती है उस सम्मेलन में। तो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर सहमति बनी। जैव विविधता का मतलब है हमारी धरती पे बहुत सारे प्राणी हैं, मनुष्य के अलावा बहुत सारे प्राणी हैं, हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं, किसी कारण से उसका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारे बिहार में बहुत दिन पहले, आप लोगों को तो नहीं ध्यान होगा, आप लोग अभी तो हाल में हैं, बहुत दिन पहले गिद्ध बहुत सारा हुआ करते थे। अगर कहीं मवेशी मर जाता था, वहाँ पे देखते थे कि हज़ारों की संख्या में गिद्ध जो है चारों तरफ से उसको घेरे हुआ है मवेशी को खाने के लिए, तो वो गिद्ध हुआ करते थे। अभी आपको कहीं नहीं दिखाई देता होगा वो गिद्ध, कहाँ गए, वो सब सारे गिद्ध खत्म हो गए, सारे के सारे गिद्ध मर गए, कहीं कहीं बचे हैं कुछ कुछ मात्रा में। कैसे हुआ वो, तो पता लगा कि वो जो गाय को, मवेशी को सुई दिया जाता है, कुछ इंजेक्शंस ऐसे दिए जाते हैं जिसमें कुछ दवाएं ऐसे दी जाती है उसको, उसके जान को बचाने के लिए, जो गिद्ध के जान के लिए खतरा होता है। वो मवेशी मान लीजिए उसको दवा दी गई, वो मवेशी मर गया, उसको जाकर के फेंक दिया कहीं पर, तो वो गिद्ध जाकर के उसको खाया, उसके मांस को, तो उसके शरीर से दवा जो है गिद्ध के अंदर में भी चला गया और वो गिद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है, तो सरकार ने उस दवा को क्या किया, बंद किया कि उस तरह के दवा को बंद करो। तो इससे क्या होगा, जैव विविधता हमारा बचा रहेगा, हम ही ठो ना रहे, सारे धरती पे जो प्राणी हैं सब उसी तरह से बढ़े, उस पर कोई असर ना पड़े, उस पर कोई खतरा ना आए, उसी को कहते हैं जैव विविधता को बचा के रखना। हमारे के अलावा बहुत सारे प्राणी हैं तो सबको बचा के रखना, उसी को कहते हैं जैव विविधता बचा के रहना। उस पर सहमति बनी। एजेंडा 21 स्वीकार हुआ। एजेंडा 21 मतलब एजेंडा 21 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 21 को पैमाना है कि गरीबी ना रहे, भुखमरी ना रहे, शिक्षा सबका मिले। आगे जब आप क्लास में जाइएगा तो एजेंडा 21 के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपको पूरे रट के रखना है कि 1 से लेकर 21 तक क्या क्या है। अभी बस समझ लीजिए कि एजेंडा 21 पर स्वीकारता बनी, सहमति बनी। एजेंडा 21 थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है। पर्यावरणीय क्षति, गरीबी व बीमारियों से निपटने हेतु विश्व स्तरीय सहयोग, यानी पर्यावरण की जो क्षति हो रही है उसे कैसे बचाया जाए, गरीबी व बीमारी से कैसे निपटा जाए। बहुत आदमी लोग गरीब होते जा रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, इंदिरा आवास योजना, शौचालय वाला योजना, अन्न जो सरकार दे रही है खाने के लिए। तो ये सब गरीबों को जो है उत्थान के लिए ये सब काम किया जा रहा है। वही इसी में एजेंडा 21 में वो सारी बातें लिखी हुई है कि हम गरीबों के लिए इस तरह से उत्थान करने का काम करेंगे, बीमारी से निपटने का काम करेंगे। तो इतने सारे सरकारी अस्पताल चलाए जा रहे हैं, वो सब पर सहयोग, उस सब पर क्या बना, सहमति बना, विश्व स्तरीय सहयोग की बात की गई शुरू में इसी पृथ्वी सम्मेलन में 1992 ईस्वी में। इसके बाद हर स्थानीय निकाय को अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करने का निर्देश। जितने भी स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय का मतलब पंचायत है, नगर निगम है, शहर में नगर निगम होता है, गांव में पंचायत होता है, उस सबको क्या करना है, एजेंडा 21 पर तैयार करने का क्या दिया गया, निर्देश दिया गया कि आप उसको ध्यान में रख करके, जो इसमें बताया गया है उसको ध्यान में रख करके अपना क्या करिए, प्लान बनाइए कि आप कैसे कैसे इस सब चीज़ों को, गरीबी कैसे हटाइएगा अपने शहर से, कैसे शिक्षा को बढ़ाइएगा, सबसे ज़्यादा लोग शिक्षा प्राप्त करें, गरीब से गरीब लोगों को शिक्षा मिले, अस्पताल में अच्छा से अच्छा इलाज हो, इस चीज़ के लिए आप काम करिए। तो ये एजेंडा 21 पर सहमति बनी, यही है एजेंडा 21। तो ये पर्यावरण सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। बहुत सारी क्षति भी हो रही है तो बहुत सारा उसमें रोकथाम भी हो रहा है, बहुत सारा काम भी हो रहा है। इसके बाद संसाधन नियोजन। संसाधन इतने सारे हैं, अगर हम अंधाधुंध अभी पढ़ें, संसाधन के अंधाधुंध दोहन से क्या हो रहा है, समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसका नियोजन करें, हम मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट मतलब अच्छे से बचा करके रखें, थोड़ा सा, मतलब कि उतना अंधाधुंध ना करें, बचा करके चलें, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हमारे लिए चले। जैसे आपके पास पैसे, आप पढ़ते हैं मान लीजिए बाहर में रह करके, और आपको 5,000 रुपये महीने के दिए जा रहे हैं, तो आप उसमें मैनेजमेंट करते हैं ना कि इसको 5,000 मतलब 3 महीने तक लेकर, 1 महीने तक लेकर के चलना है, तो 30 दिन इसे कैसे लेकर के चलना है, आप मैनेजमेंट करते हैं। उसी तरह से संसाधन भी है, उसी पैसे की तरह संसाधन है, लिमिट है, तो उसको कैसे उपयोग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वो चले, उसी को कहते हैं संसाधन नियोजन। उसमें पहला पॉइंट लिखा गया है कि विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए व्यक्ति को। विवेकपूर्ण उपयोग, सोचना चाहिए कि अगर हम 5 किलोमीटर हमें जाना है तो हम साइकिल से भी अगर जा सकते हैं तो साइकिल से ही जाएं, क्योंकि मोटरसाइकिल से क्या होगा, पैसा भी हमारा खर्चा होगा, पर्यावरण को भी हानि होगा।
तो दोनों बात होगा। अगर हम साइकिल से जाएंगे तो शरीर भी हमारा मजबूत होगा, पैसा भी कम लगेगा और पर्यावरण को भी हानि नहीं होगा। तो इस तरह से विवेकपूर्ण काम करना चाहिए। तो ये नहीं कि बहुत से कम अगर हमको लेटरिन भी जाना है तो हम मोटरसाइकिल लेकर के ही गए दिखाने के लिए कि देखो हम इतने रईस हैं। रईस नहीं बनना है, विवेकपूर्ण उपयोग करना है संसाधन का। विवेकपूर्ण उपयोग हेतु नियोजन जरूरी है। तो व्यक्ति को क्या करना है, विवेकपूर्ण उपयोग करना है। पूछेगा कि संसाधन के नियोजन कैसे करें, तो सबसे पहला लाइन लिखिएगा कि व्यक्ति को संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। दूसरा, विशेषकर भारत जैसे विविध संसाधन वाले देश में, विविध संसाधन वाले भारत में जो है बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है। जैसे हमारे पास तेल है, आसाम में है, थोड़े ही मात्रा में है। ज़्यादा से ज़्यादा तेल हम अरब से मंगाते हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, इस सब जगहों से क्या मंगाते हैं, तेल मंगाते हैं। तो हमारे पास संसाधन है लेकिन थोड़ा मात्रा में, और उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा तेल जो है तो खूबे है, बहुत तेल है, इतना तेल है तो सबको उतना सोचने की जरूरत नहीं है, निकालते जाओ बेचते जाओ, निकालते जाओ बेचते जाओ। वही कह रहा है कि विशेषकर भारत जैसे विविध संसाधन वाले देश में क्या करना है, इसको ज़्यादा ध्यान देना है कि हम कैसे आराम से बचा करके काम को चलाएं। अगर हमारा तेल वहाँ से आना बंद हो जाएगा तो हम कैसे अपने आप को बचा पाएंगे, ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो देखिए, नियोजन, संसाधन का नियोजन करने के कुछ चरण दिए गए हैं। 3 चरण यहाँ पर आपको बताए गए हैं। 3 चरण में पहला है कि संसाधन की पहचान करिए। सबसे पहली बात कि संसाधन कौन सा है उसकी पहचान करिए और उसकी सूची बनाइए, लिखिए कि ये संसाधन हो सकता है। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा जो ये भी संसाधन के रूप में काम करता है। अभी लोग जो हैं कचरा से, घास फूस से जो फेंक देते हैं उससे लोग कटोरी प्लेट बना करके बेच रहे हैं। बहुत सारे नया आविष्कार हो रहा है, वो सब संसाधन है। कचरा भी क्या है, वेस्ट टू वेल्थ का नाम अभी तक नारा चल रहा है कि कचरा से क्या करिए आप, संसाधन बनाइए, धन बनाइए। तो संसाधनों की पहचान करिए कि कौन सा चीज़ ऐसा संसाधन हो सकता है। जैसे कि भूसी, हम लोग गांव में गेहूँ दौन करवा करके भूसी क्या करते हैं, फेंक देते हैं, वैसे ही हम मवेशी को खिला देते हैं, ना रहा तो आग लगा देते हैं। वो भी हमारे लिए संसाधन है। उसमें क्या करता है लोग आजकल, मशरूम की खेती करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब पता लगा कि ये संसाधन के रूप में काम करेगा तो उसे लोग पहचानने लगे, उसे लोग बचाने लगे। अगला देखिए, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और संस्थागत ढांचा तैयार करना। अगर आपको संसाधन का नियोजन करना है तो आपको तो अच्छे से अच्छे ब्रेन के लोगों को वहाँ पर लगाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, वहाँ पर संस्थागत ढांचा तैयार करना पड़ेगा, तभी ना वहाँ पर रिसर्च होगा, तभी जाकर के वहाँ पर चीज़ें अगर निकल करके आएगी कि इसको ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और संस्थागत ढांचा तैयार करना, ऐसा संस्थान बनाना जहाँ पर लोग बैठ करके इस पर विचार विमर्श करेंगे, रिसर्च करेंगे इस सब चीज़ों पर। संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़ना। संसाधन विकास योजना जो है, जिससे संसाधन का विकास हो, उसको राष्ट्रीय योजना से जोड़ना। राष्ट्रीय योजना मतलब सरकार से उसको क्या मिले, धन मिले, राष्ट्र से उसको योजना के तहत पैसा मिले, जिससे कि वो और विकास हो सके, रिसर्च कर सके, उस पर लोग खोज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन के बारे में हम लोगों को पता चल सके कि अच्छा ये भी है, ये भी है। जैसे आपको पता लगा कि सोलर एनर्जी से, मतलब सूर्य के धूप से बिजली बनाया जा सकता है, तो संसाधन हुआ। इससे पहले तो नहीं पता था, रिसर्च हुआ तभी ना पता लगा। अभी जैसे इथेनॉल के बारे में सुन रहे हैं कि गन्ना, मक्का, ये सब को क्या कर सकते हैं, इथेनॉल बना करके पेट्रोल में मिला करके हम चला सकते हैं। तो ये कैसे पता लगा, जब रिसर्च हुआ तभी पता लगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संस्थान बनाने पड़ेंगे, स्कूल, यूनिवर्सिटी इस तरह के बनाने पड़ेंगे, उस तरह के संस्थान बनाने पड़ेंगे, तब जा करके वो उस पर रिसर्च हो सकेगा। इसके बाद उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो सरकार उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे। तो ये 3 है, 3 पहल करने पड़ेंगे, 3 चरण में नियोजन होगा। इसके बाद भारत में उदाहरण देखिए, भारत में कौन कौन से संसाधन कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे देखिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य का नाम यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर खनिज में लोहा वोहा बहुत ज़्यादा है, कोयला तो बहुत ज़्यादा है। झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध है झारखंड। तो याद रखिएगा कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूछेगा कि कोयला कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, और ऑब्जेक्टिव में दे देगा, कोई एक झारखंड दे देगा, तो आपको झारखंड में टिक मारना है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश खनिज और कोयले के भंडार के लिए नामी है। खनिज मतलब लोहा वहा का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर झारखंड में मिलता है। वहीं पर टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है, टिस्को का नाम सुने होंगे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है। अगर आप भारत के नक्शा को देखे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे किनारे में है, उसको 7 सिस्टर, 7 बहनें कहते हैं भारत का, सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है। तो उसमें देखते होइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर के ही आती है, बंगाल से निकलते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो वो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अरुणाचल प्रदेश पे ही बहती है और उसमें बहुत ज़्यादा पानी है।
बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो उतना ज़्यादा पानी है, लेकिन बुनियादी विकास नहीं है। क्या है? बुनियादी विकास नहीं है। जो उसका मेन विकास होना चाहिए, उस पर डैम बना करके हम उस पर बिजली बना सकते थे। बहुत सारे जगह जगह पे डैम बना करके हम बिजली बनाते हैं, तो डैम है ही नहीं तो कहाँ से बिजली बनाएंगे? तो वही कह रहा है कि जल संसाधन तो प्रचुर मात्रा में है अरुणाचल प्रदेश में, खूब जल है, खूब पानी बह रहा है। पानी बह रहा है तो उसे क्या करेंगे? डैम बना करके हम फिर उसके ऊपर से गुजारेंगे तो बिजली भी बनेगा। वैसे फालतू का बह जा रहा है तो क्या फ़ायदा होगा? हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वही कह रहा है कि जल संसाधन तो प्रचुर है, पर बुनियादी विकास नहीं है, डैम नहीं है, तो हम कैसे प्रयोग करेंगे उसका? इसके बाद देखिए राजस्थान में क्या है? पवन व सौर ऊर्जा अधिक है। पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा। और राजस्थान में रेगिस्तान है, खाली जगह है, खाली जगह पे हवा बहुत जोर से बहता है। भरा जगह है तो भरा जगह पे तो मकान उकान है तो क्या कर देगा? पेड़ पौधा होगा तो रोक देगा। रेगिस्तान में बालू ही बालू है, एकदम खाली खाली जगह है, तो हवा बहुत जोर से चलता है। तो वो हवा जो पवन ऊर्जा जो है वो टरबाइन को बहुत जोर से घुमाता है, तो वो पवन ऊर्जा के रूप में काम करता है। वहाँ पे हम बिजली बना सकते हैं। यहाँ टरबाइन लगा दें, घूमेगा ही नहीं, क्योंकि हवा उतना जोर से बहता ही नहीं है, फालतू का पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो वहाँ पर पवन ज़्यादा उड़ने के कारण, हवा बहने के कारण वहाँ पवन ऊर्जा है। और सौर ऊर्जा भी है, ज़्यादा पूरे के पूरे रेगिस्तान खाली है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ धूप नहीं जाता है, धूप तो हर जगह जाता है। अब पूरे रेगिस्तान खाली है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट बिछा सकते हैं सब जगह पर, तो सौर ऊर्जा उत्पन्न होगा। पर जल की कमी है, वहाँ पर जल नहीं है, पानी नहीं है। अगर लद्दाख देखिए, लद्दाख में सांस्कृतिक संपन्नता है। लद्दाख में क्या है? सांस्कृतिक संपन्नता है, पर जल व खनिज की क्या है? कमी है। लद्दाख में पहाड़ ही पहाड़ है, वहाँ पे क्या है? पहाड़ ही पहाड़ है। तो वहाँ पर उस पहाड़ में जो है न जल है, ये सब चीज़ों की अभाव है। इसके बाद सांस्कृतिक संपन्नता है। सांस्कृतिक संपन्ना मतलब वहाँ पे संस्कृति, वहाँ की बहुत ही कल्चरल, मतलब कि सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध लोग रहते हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे संस्कार के लोग हैं वहाँ पर। सांस्कृतिक संपन्नता है, पर जल व खनिज की कमी है। तो इसको क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए, और जो है इसे लिख करके बहुत ही शॉर्ट्स में आपको ये बता दिया गया है। 2 से 3 पेज में आपका हो जाएगा, बहुत जल्दी ही रिवाइज हो जाएगा। इसको आप लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हम हट जा रहे हैं, इसके बाद फिर हम आपको इसके आगे का अभी हम तुरंत बताते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए इसे हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेने का काम करिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगले स्लाइड में हम आपको बताने जा रहे हैं उसी चैप्टर में जो है आपको संसाधन एवं विकास में अगला जो टॉपिक है आपके पास संसाधनों का संरक्षण है। संसाधनों का संरक्षण, इतना देर में संसाधन के बारे में समझे, संसाधन से मिली जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं, संसाधन को कैसे बचाया जाए, कैसे कैसे सम्मेलन हो रहे हैं, संसाधन के बारे में इतनी सारी बातें हमने पीछे पढ़ चुकी है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है हमारा संसाधनों का संरक्षण, संसाधन को बचाया कैसे जाए, उसी के बारे में बताया गया है कि संसाधन के अति उपयोग से बचाव हेतु संरक्षण आवश्यक है। क्या है? संसाधन का जो अति उपयोग हो रहा है हमारे जीवन में, जिसे हम बचा बचा के नहीं खर्च कर रहे हैं, उसके लिए उससे हमें बचाव की जरूरत है, बचाव हेतु संरक्षण की आवश्यकता है। इसके बारे में गांधी जी ने एक विचार प्रकट किया है। गांधी जी ने अपना फेमस विचार दिया है इस पे। गांधी जी का अपना एक फेमस विचार है, अगर आप उत्तर लिखिएगा तो उसमें इस विचार को रखने का कोशिश करिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही उसमें ही, अगर पूछ दिया इस सेक्टर से तो उसमें रखिएगा कि इसमें गांधी जी बोले थे कि प्रकृति के पास हर व्यक्ति की आवश्यकता, प्रकृति के पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने लायक संसाधन है। प्रकृति जो है हमें जन्म दी है तो हमारा पेट भरने के लिए वो सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति के पास हमारी मतलब की सारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लायक संसाधन उसके पास है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने लायक नहीं है। अगर आपके लालच है, आपकी आवश्यकता जो है तो वो तो ठीक है, उसको पूरा करने के लायक हमारे पास संसाधन है, लेकिन आपका लालच बहुत बड़ा है। लालच का मतलब क्या कि मतलब एक कमरा अगर आपका आवश्यकता है और अगर आपका मन है कि नहीं हम हवेली में रहे, 600 कमरा का एक हवेली में रहे हम, तो आपका क्या है? वो आवश्यकता नहीं, आपका लालच है। तो उसको पूरा करने में हमारी प्रकृति क्या है? असमर्थ है। उसके लिए हमारी प्रकृति नहीं बनी है। तो प्रकृति इस तरह का अगर काम अगर आप करते हैं तो फिर आप विनाश के कगार पे चले जाएंगे, तो उसके लिए हमारी प्रकृति लायक नहीं है। तो यही गांधी जी का जो विचार था वो यहाँ पे उन्होंने दिया था, जिसे यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए संसाधन के संरक्षण के लिए, तो 1968 में 1968 में क्लब ऑफ रोम में किया गया, मीटिंग किया गया। इसके बाद 1974 ईस्वी में स्माइल इज ब्यूटीफुल नाम से एक क्या किया गया? मीटिंग किया गया। इसके बाद 1987 ईस्वी में अगला जो है ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट जारी किया गया। ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट को जारी किया गया। इसमें कहा गया कि आवर कॉमन फ्यूचर,
आवर कॉमन फ्यूचर का मतलब क्या, हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य क्यों कहा गया इस रिपोर्ट में कि हमारा साझा भविष्य है? ये तो ऐसा नहीं है कि हमने पैसा ज्यादा कमा लिया, अब जाओ दूसरा गरीब रहे तो रहे, हम अपना आराम से खाते रहेंगे, हमने पैसा कमा लिया अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर प्रकृति में समस्या आएगी, अगर क्या होगा, कोई भी विनाश का संकट आएगा तो जो धनी आदमी है वो भी जाएंगे और क्या है, जो गरीब आदमी है वो भी जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि हम सबका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो साझा है। ऐसा नहीं है कि धनी आदमी बच जाएगा और गरीब आदमी मर जाएगा। तो इसके लिए हमारा फ्यूचर जो है कॉमन है, तो सबको मिल करके क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। यही रिपोर्ट आया था हम लोगों के पास। इसके बाद जो है भूमि संसाधन के बारे में बताया गया है कि भूमि संसाधन क्या है। भूमि भी संसाधन है, भूमि संसाधन, जल संसाधन हम आपको पढ़ाए हैं, वन संसाधन, वायु संसाधन, बहुत तरह के संसाधन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, भूमि भी एक तरह का संसाधन है। तो भूमि पर ही कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार आधारित है। भूमि पर ही आप कर सकते हैं। खेती कहाँ करेंगे आप? हवा में तो करेंगे नहीं, आसमान में तो करेंगे नहीं, भूमि से ही खेती होगा। उद्योग भूमि पर ही लगेंगे, परिवहन भूमि पर ही लगेंगे, संचार भी भूमि पर लगेंगे। ये सब चीज जो है भूमि पर आधारित है। और भारत का भौगोलिक परिदृश्य यहाँ पर दिया गया है। देखिए, भारत का भौगोलिक परिदृश्य मतलब हमारा जो भारत देश है उसमें कहाँ पर क्या है, नहीं है, कहाँ खेती होता है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में बताया गया है। वो देखिए, भारत में जो है 43% मैदान है। 43% का मतलब क्या, आधा से थोड़ा कम, मतलब आधा से थोड़ा कम एरिया में पूरे मैदान है। मैदान में क्या होता है, तो कृषि होता है, वहीं पे उद्योग लगते हैं। उद्योग के लिए और कृषि के लिए वो सबसे बढ़िया जगह है। उद्योग हम पहाड़ पे तो लगाएंगे नहीं। इसके बाद जो है 30% जगह पर पर्वत है। तो पर्वत है तो पर्वत पे क्या है, बर्फ का चोटी है, वहां से हमें जल स्रोत मिलता है, वही बर्फ जो है हमें पिघलता है तो हमें जल मिलता है। इसके बाद जो है पर्यटन के लिए वो सबसे अच्छा जगह है। आप पहाड़ के बगल अगल में जाकर के आराम से उस पर देख सकते हैं उस चीज को। परिस्थितिकी संतुलन है। परिस्थितिकी संतुलन मतलब वहीं से जल का स्रोत है तो जल आता है, तो उससे क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, हमारा जमीन के अंदर का पानी का लेवल, ये सब बना हुआ रहता है। नदी में जाकर के जानवर बहुत सारे पानी पीते हैं, तो परिस्थितिकी संतुलन बना रहता है, कोई समस्या नहीं आती है। इसके बाद जो 27% जमीन है उस पर पठार है। पठार का मतलब क्या होता है, पहाड़ और पठार, पर्वत और पठार में आप अंतर जान लीजिए। पहाड़ क्या होगा, तो पहाड़ इस तरह से एकदम नुकीला होगा, ये पहाड़ का शेप है। अब पठार का क्या शेप है, तो पहाड़ से ही उसका अंतर ये होता है कि ये पहाड़ हुआ ना जैसे, तो इसका मुड़ी काट दीजिए, इसका क्या करिए आप, मुड़ी काट दीजिए। और ये जो इस तरह का एरिया होता है इसको पठार कहते हैं। इसका मुंह जो मतलब नुकीला नहीं होता है, इसका फेस, इसका जो मुंह होता है वो इस तरह से चपटा होता है। तो इसमें बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। हमारा जो कर्नाटका है, कर्नाटका राज्य है, वो पठारी एरिया में है। हमारा जो दक्षिण का जितना भी क्षेत्र है ज्यादा मात्रा में वो पठार है। तो कर्नाटक में बहुत सारे शहर जो है इस पठार पे बसे हुए हैं, तो ये पठार कहलाता है, इस पे होता है। मतलब कि वो जो है हमारे भारत में 27% है। तो सोचिए जितना दक्षिण का क्षेत्र है वो सब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के नीचे का क्षेत्र सारा का सारा जो है पठार के अंदर में आता है। पठार में क्या है, खनिज है, जितना लोहा वोहा सब है वो सब खनिज जो है जितना भी वो पठार के अंदर में है। जीवाश्म ईंधन भी, कोयला भी उसी के अंदर में दबा हुआ है। और वन भी वहीं पर है, उसी पठार पर जो है पेड़ है, वन है, बहुत सारे वन है उसके ऊपर में। इसके बाद देखिए भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग क्या क्या होता है, तो भूमि का पहला उपयोग है कि वन लगाते हैं, उस पर वन होता है। इसके बाद कृषि योग्य अयोग्य भूमि। कृषि योग्य अयोग्य भूमि मतलब कि कृषि के लिए योग्य नहीं है, वो अयोग्य भूमि है। इसके बाद पड़ती भूमि जो खाली है, उस पर कोई फसल नहीं होता है। इसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जहाँ पे फसल खेती होता है, बोया जाने वाला क्षेत्र है। इसके बाद सकल कृषित क्षेत्र। इस तरह से भूमि का उपयोग हम करते हैं, भूमि को बांटते हैं भूमि को उपयोग के आधार पर। कुछ ऐसे भूमि है जिसपे वन लगते हैं, कुछ ऐसे भूमि है जो कृषि योग्य नहीं है, कुछ ऐसे भूमि है जो पड़ती है, कुछ ऐसे जमीन है जो कृषि करने योग्य है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तो इस तरह से हम भूमि के उपयोग में, मतलब भूमि के उपयोग को बांटते हैं कि इतने तरीके के भूमि होते हैं, उस पर आप जो चाहें, कृषि करना चाहें तो इस तरह की जमीन का यूज करिए, वन लगाना चाहते हैं इस तरह पे करिए। तो इस तरह का जो है वो उपयोग होता है। इसके बाद जो है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या, निम्न मतलब हो जाना, खराब हो जाना, स्तर गिर जाना, किसी का भी स्तर गिर जाना, कहता है कि निम्न हो गया वो। तो निम्न गिरना मतलब भूमि का निम्नीकरण का मतलब भूमि का भी स्तर गिर रहा है। स्तर गिरने का मतलब क्या, उसका उपजा क्षेत्र, उपजा जो पावर है, उपजा होने का, उपजाऊ जितना फसल देने का जो शक्ति है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। फसल नहीं उतना दे पा रहा है पहले की तुलना में। तो भारत की लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है प्रभावित है भूमि निम्नीकरण से। मतलब उसका स्तर जो है गिर रहा है, उतना फसल उपज के नहीं आ रहा है हमारे पास। वो वैसा जमीन कितने हैं, 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन हमारे पास उस तरह के। इसके बाद इसका कारण क्या है, भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, कुछ तो कारण होगा। इसके कारण जो है हमारे 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो है वो भूमि निम्नीकरण से ग्रसित है।
जितना उपजाऊ होना चाहिए उतना उपजाऊ है नहीं। तो पहला है कि वन उन्मूलन। हमने क्या किया, इतना पेड़ काटे, इतने पेड़ काटे कि वहां से जो है वन उन्मूलन होने के कारण जो है बहुत सारी समस्या आई, कृषि का निम्नीकरण हो गया। इसके बाद अति पशुचारण। हमने क्या किया, खेत पे इतना पशु चराया, उस जगह पे इतना पशु चराया कि वो जो है उसका जो है ऊपर का मृदा जो है वो हट जाता है। आपने मृदा के बारे में पढ़ा होगा, ऊपर का मृदा जो है वो हट जाता है अति पशुचारण से, क्योंकि वहां से घास हट जाएंगे तो मृदा लेके बह जाएगा। तो अति पशुचारण के कारण इस तरह का काम होता है। इसके बाद खनन के कारण, खनन, अगर आप ज्यादा से ज्यादा जमीन को खोदते हैं तो उससे भी क्या होगा, आपका जो जमीन है वो प्रभावित होगा। अति सिंचाई, अगर आपने सिंचाई भी ज्यादा कर दिया तो उससे भी भूमि निम्नीकरण होगा। क्या हो जाएगा, जल भराव हो जाएगा, जमीन में जल भर जाएगा तो वहां पे कोई फसल नहीं उपजेगा, उपजा नहीं होगा उतना ज्यादा में। लवणीयता आ जाएगी, लवण यानी उसमें नमक का मात्रा आ जाएगा। इसके बाद औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट भी लोग क्या करते हैं, बहा देते हैं या नदी में बहा देते हैं, तो वही से सिंचाई कर देते हैं, तो वही अपशिष्ट क्या आता है, खेतों में आ जाता है। उसके कारण भी जो है हमारा इस तरह का भूमि निम्नीकरण का समस्या देखने को मिलता है। तो ये 5 तरह के जो है भूमि निम्नीकरण का कारण है। इस 5 कारणों से जो है भूमि का, हमारा उपजा का क्षेत्र घटता जा रहा है, उपजाऊ का पावर घटता जा रहा है। वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, अति सिंचाई और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण। अब अगला है कि संरक्षण के उपाय क्या है। ये सब जो है, ये सब जो इतना समस्या है उसमें संरक्षण के क्या उपाय हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं, भूमि निम्नीकरण को कैसे बचा सकते हैं। तो पहला है कि वनीकरण करिए, वन लगाइए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वन उन्मूलन जो हो रहा है, वन जो कट रहे हैं उसको क्या करिए, आप वन लगाइए। सामाजिक वानिकी करिए, सामाजिक वानिकी मतलब समाज के लोग सारे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग मिल करके वन लगाइए। इसके बाद समुच्च जुताई करिए। समुच्च जुताई का मतलब क्या है, पहाड़ पे समुच्च जुताई होती है, जुताई अच्छे से करिए, अभी हम बताएंगे समुच्च जुताई के बारे में आगे में। इसके बाद सीढ़ीदार खेती करिए। पहाड़ पे खेती देखे होंगे, अगर आप पहाड़ की तरफ गए होंगे तो पहाड़ को काट काट करके ऐसे सीढ़ी बना के खेत बनाया जाता है। ऐसे एक लेवल में काट दिया पहाड़ को, वहां पे खेत बना दिया, फिर उसके नीचे काट दिया, फिर वहां पे खेत बना दिया, फिर उसके नीचे काट के खेत बना दिया। उसको सीढ़ीदार खेती कहते हैं, सीढ़ी की जैसे लगेगा आपको। और उसी पे जो जुताई होती है उसी को कहते हैं समुच्च जुताई। छोटे छोटे खेत में जो जुताई होती है उसी को समुच्च जुताई कहते हैं। और उसी पर जो खेती होता है उसको सीढ़ीदार खेती कहते हैं, सीढ़ी की तरह। पहाड़ तो इस तरह का है, अगर ऊपर से नीचे जोत देंगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा मिट्टी वर्षा के कारण बह के नीचे चला आएगा। तो नहीं, उसको क्या करते हैं, काट के ऐसे सीढ़ी की तरह छोटा खेत बनाते हैं, फिर इसके नीचे बनाते हैं, फिर इसके नीचे बनाते हैं, फिर इसके नीचे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हुए चलते हैं। इसके बाद पट्टी खेती। पट्टी खेती का मतलब ये होता है कि अगर आपको पहाड़ पे आपका खेती हो रहा है, पहाड़ पे भी खेती योग्य जमीन है, वहां पे भी क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है, तो वहां क्या करिए, पट्टी खेती का मतलब है कि एक खेत आपने सीढ़ी वाला खेत बनाया और फिर नीचे में दूसरा खेत है। अगर वर्षा होगा तो पानी बहा करके क्या लाएगा, ऊपर का मिट्टी क्या कर देगा, नीचे ले आएगा, वहां से मिट्टी फिर नीचे ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। तो उपजाऊ वाला जो मृदा है, ऊपर वाला जो मृदा है वो बह करके नीचे चला जाएगा। तो पट्टी खेती में क्या करिए कि यहाँ पे आपने फसल लगाया, उसके बाद क्या कर दीजिए, कोई सघन फसल लगा दीजिए, जैसे कि मक्का लगा दीजिए, गेहूं लगा दीजिए या घास लगा दीजिए, उसके ऊपर में बैरियर लगा दीजिए। यहाँ पे खेती करिए, उसके बगल में एक बैरियर सघन खेती कर दीजिए मक्का का, गेहूं का, कि मिट्टी जो है वहां से वर्षा के कारण बह करके नीचे ना जाए, बस मिट्टी को रोक दीजिए। ऐसा फसल लगा दीजिए कि मिट्टी को रोक दे वो। जैसे यहाँ पे सीढ़ी वाला खेती है तो इतना दूर में आप लगा दीजिए, मिट्टी रुक जाएगा वहां से। फिर दूसरा सीढ़ी पे करिए, थोड़ा दूर में लगा दीजिए पट्टी वाला खेती, उसी को कहते हैं पट्टीदार खेती, कि ऊपर का मिट्टी, ऊपर का मृदा बह करके नीचे न चला जाए। इसके बाद पहाड़ों में मेखला बना करके करिए। चारागाह का प्रबंधन करिए, ये नहीं कि जहां तहां मवेशी लेकर के चराए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है, उपजा घटता है जमीन का। इसके बाद खनन नियंत्रण करिए, उतना खनन नहीं करिए, बस जो समस्या है उसी में आप क्या करिए, वन उन्मूलन है तो वन लगाइए, अति पशुचारण है तो क्या करिए, चारागाह का प्रबंधन करिए। तो कारण से ही संरक्षण का ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आ जाएगा आपको। इसके बाद है कि मृदा संसाधन। मृदा संसाधन अभी क्या समझे हम, भूमि संसाधन, भूमि में ओवरऑल हुआ। मृदा मतलब हो गया जो सबसे महत्वपूर्ण जमीन है, जो जिसपे खेती होता है, वो मृदा का कुछ ही क्षेत्र होता है, इतना मतलब कि 10 सेंटीमीटर तक जो होता है उसी को मृदा कहते हैं, ऊपर के लेयर को। तो मृदा भी एक संसाधन है। मृदा है क्या, पहले यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन। मृदा बन जाता है 5 से 7 साल 10 साल, उसमें क्या होते हैं, गोबर उबर आप दीजिएगा ना, या पत्ता उत्ता गिरता है, उसरता है, तो 5 से 10 साल के अंदर में मृदा क्या हो जाते हैं, तैयार होकर के फिनिश हो जाते हैं। तो वो नवीकरणीय है, उसे फिर से बना सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं, 5 से 10 साल समय लगता है मृदा को बनने में। अगर एक बार मृदा बाढ़ के कारण बह के चला गया, तो बाढ़ आया और मृदा को बहा के लेके चला गया, तो 5 से 10 साल लगेंगे उस मृदा को बनने में, तैयार होने में। इसके बाद बनने में लाखों वर्ष लगते हैं,
यहाँ पे लाखों वर्ष कहा गया है, लेकिन अपना आप मानवीय हस्तक्षेप से आप अपना गोबर उबर डाल करके उसको 5 से 10 साल में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा तो लाखों वर्ष लग जाएंगे उसे बनने में, क्योंकि पत्ते टूट टूट के गिरेंगे, वहां कोई मवेशी मरेगा, वो खाद बनेगा, तब जाकर के वो भूमि क्या होगा, उपजाऊ होगा। तो प्रकृति उसे लाखों वर्ष में बनाती है, लेकिन आप चाहें तो कम समय में ही बना सकते हैं। कारक क्या है? जनक, शैल, मृदा संसाधन के कारक क्या क्या है? जनक, शैल, जलवायु और वनस्पति और समय। मृदा संसाधन के बनने में क्या क्या है कि शैल से ही मृदा बनता है, पत्थर के टूटने से ही क्या होता है, टूट टूट करके, या मिट्टी है ऊपर का मतलब कि मिट्टी है वो टूट टूट करके जब बहुत सारे पाउडर के रूप में आ जाता है तो वो शैल ही क्या होता है, पत्थर ही टूट टूट करके मृदा बनते हैं, उसी पर खेती होता है। तो वो जो जनक शैल है वो किस तरह का है, उसकी जलवायु किस तरह की है, वनस्पति किस तरह का है और समय कितना लगता है, तो शैल पर डिपेंड करता है कि शैल मतलब पत्थर, वही पत्थर जब समय के साथ टूटेगा तो वो मिट्टी के रूप में बनेगा, वही मिट्टी क्या होगा, उसमें गोबर उबर सब मिलेगा या ऊपर से पत्ता होता गिर करके सड़ेगा तो मृदा बनेगा। तो किस पर डिपेंड करता है, कारक क्या है कि जनक शैल, वो शैल कैसा है, मतलब वो पत्थर कैसा है, जितना जल्दी टूट जाएगा उतना जल्दी मृदा तैयार हो जाएगा, अगर नहीं टूटेगा तो नहीं बनेगा। जलवायु कैसी है, वर्षा वर्षा होता है कि नहीं होता है वहां पे ज्यादा, वनस्पति कैसी है और समय कितना लगता है, समय पे भी डिपेंड करता है मृदा संसाधन के बनने में। तो बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं इसके कारण, क्योंकि वो पत्थर जब टूटेगा तब जाकर के उसमें पत्ता उत्ता सब सड़ेगा, जानवर मरेंगे, उसी तरह से गोबर देंगे तो बनेगा जा करके, तो लाखों वर्ष समय लग जाएगा। भारत की मुख्य मृदाएं देखिए, भारत की मुख्य मृदाएं 6 तरह की यहाँ पर मुख्य मृदाएं हैं हमारे पास भारत के पास। पहली मृदा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा उसको कहते हैं नदी के बगल में जो होता है ना, जब नदी जो होता है बाढ़ का क्षेत्र, बाढ़ आता है नदी में तो क्या करता है, बहुत सारी मिट्टी को ले जाकर के अगल बगल वाले क्षेत्र में जमा कर देता है। वो जो मिट्टी होता है बहुत ही उपजाऊ होता है, वो जो जमा कर दिया जाता है मिट्टी को, जैसे यहाँ से उठा करके मृदा ले गया और मिट्टी में मिला हुआ है, पानी में मिला हुआ है, और जहाँ बाढ़ आया वहां पर जाकर के उसको छोड़ दिया, वहां पे वो जमा हो गया, तो वो जो मिट्टी होता है बहुत उपजाऊ होता है। तो उस तरह के मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये क्या होता है, उपजाऊ होता है। और कहाँ मिलेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में ही, क्योंकि यहीं पे नदी है। वो नदी दूर से मृदा बहा के लाती है, ऊंचे वाले क्षेत्र से पहाड़ से मृदा बहा के लाएगी, और जहां बाढ़ आएगा वहां पर वो जमा कर देगी। बाढ़ में क्या होता है, पानी रुक जाता है, पानी रुक गया तो उसमें जो मिट्टी घुला हुआ है वो बैठ जाता है। अब बैठ गया तो वो क्या हो गया, वो जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, इसलिए बहुत जलोढ़ मृदा उसी को कहते हैं। उसी मृदा को जो बाढ़ द्वारा या नदी द्वारा लाया गया है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के ही घाटी में मिलेगा, जहां नदी होगा वहीं मिलेगा। राजस्थान में तो मिलेगा नहीं, वहां तो नदी है ही नहीं ज्यादा। इसके बाद डेल्टा क्षेत्र में, डेल्टा क्षेत्र उसको कहते हैं जहां नदी समुद्र से जाके मिलती है, उस क्षेत्र को डेल्टा क्षेत्र कहते हैं। तो समुद्र से जब नदी जाके मिलती है तो वहां पे नदी का स्पीड बहुत कम हो जाता है, एकदम बहुत धीरे 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 बहता है। जितना गंगा हरिद्वार में स्पीड में बहती है उतना यहाँ पटना से लेकर के भागलपुर तक में एकदम धीरे हो जाती है। तो जब पानी धीरे हो गया तो उसमें जो मिट्टी मिला हुआ है वो भी बैठ जाता है, तो उसको भी बिठा करके एक डेल्टा का बहुत बड़ा क्षेत्र बनाता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा को अगर आप यूट्यूब में सर्च मार के देखिएगा तो वो जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वो भी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, क्योंकि वो जो पानी में मिट्टी था वही बिछाया है तो वही मृदा बना है। इसके बाद देखिए काली मृदा। काली मृदा कपास के लिए प्रसिद्ध होता है। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है। कपास जो होता है जैसे कपड़ा हम लोग बनाते हैं, जिसको रुई कहते हैं हम लोग औपधि में, उसको कपास कहा जाता है। वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में होता है, वहां पे काली मृदा पाई जाती है। याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में किस तरह की मृदा पाई जाती है, तो उसको याद रख लीजिएगा। बस एक लाइन का है, हमने तो इतना शॉर्ट नोट्स बना दिया है आपको, वो देखिए। इसके बाद लाल व पीली मृदा, तीसरी मृदा है। ये क्या है, लौह प्रसार से लाल हो गया है। लाल व पीली मृदा में क्या है, लाल होने का मतलब है कि उसमें लोहा ज्यादा मात्रा में है। लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, वो लाल कलर का होता है, उसमें जो उसके जो खनिज होते हैं वो लाल होते हैं। तो अगर कोई मिट्टी लाल दिखे तो समझिएगा उसमें लोहा का मात्रा ज्यादा है। इसके बाद पठारी व कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। जो पठार वाला एरिया है, जहां पर पठार है, मतलब कि इस तरह के क्षेत्र है, वहां से जो मिट्टी टूट टूट करके, वो पठार टूट टूट करके खेत बनता है, मृदा बनता है, तो उस मृदा में लोहा का मात्रा ज्यादा रहता है। तो पठारी व कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है ये। इसके बाद लेटेराइट मृदा, अधिक वर्षा और निच्छालन से बनी होती है। लेटेराइट मृदा अधिक वर्षा और निच्छालन, निच्छालन मतलब वही मृदा का बह करके जाना, निच्छालन कहते हैं। इसके बाद चाय व कॉफी के लिए उपयुक्त होता है। चाय व कॉफी के लिए उपयुक्त होता है। पहाड़ ज्यादातर पहाड़ी एरिया, मतलब ये ऐसे प्लेन एरिया, पहाड़ी एरिया में क्या होते हैं, लेटेराइट मृदा पाए जाते हैं, वहां पर चाय व कॉफी आपको जो है देखने को मिलेगा। जैसे आसाम में बहुत सारे चाय की खेती होते हैं, तो क्योंकि आसाम में पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर चाय व कॉफी का खेती आपको देखने को मिलेगा। चाय में यह होता है कि वर्षा पानी आए, उसके पास पानी आए, लेकिन पानी उसके जड़ में रुके नहीं, इसलिए उसको हम ऊंची जगह पे लगाते हैं, पहाड़ वाले एरिया पे। तो पानी तो होगा
पानी उसको मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके जड़ में पानी लगेगा नहीं। पानी लग गया तो सूख जाएगा, इसलिए उसको हम पहाड़ पे लगाते हैं। उसमें लेटेराइट मृदा होता है। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानिए। रेतीली होती है, लवणीय होती है, राजस्थान में पाई जाती है। लवणीय होने का मतलब रेत में मिट्टी होता है, मिट्टी में, उस रेत में, बालू में लवण होता है, नमक होता है, घोलिएगा तो नमक आपको मिलेगा। इसके बाद जो है वन मृदा। वन मृदा कहाँ होता है? पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र में वन मृदा होता है। वन वहीं लगते हैं पहाड़ और पर्वत पे, तो वहां पर वन मृदा, वहीं पे वन मृदा पाया जाएगा आपको। मृदा अपर्दन व संरक्षण। मृदा अपर्दन क्यों होता है और उसका संरक्षण कैसे करेंगे? तो अपर्दन का कारण क्या है? मृदा अपर्दन का मतलब क्या है? मृदा है, खेत है आपका, वो बहुत दिन से उपजाऊ है, उसके ऊपर वाली मिट्टी क्या है? उपजाऊ है, उसी को मृदा कहते हैं। ऊपर में इतना मोटा पट्टी 10 सेंटीमीटर वाला, उधर से आया बाढ़, आपके खेत का सारा मृदा लेकर के बहा दिया, सारा मृदा ऊपर का मिट्टी काट के लेके भाग गया, तो अब नीचे का मिट्टी बचा, वो मृदा है नहीं, वो उपजेगा नहीं। तो वो जो मिट्टी लेकर के भाग गया, मृदा लेकर के भाग गया, उसी को मृदा अपर्दन कहते हैं। अब मृदा अपर्दन के कारण क्या है? वन उन्मूलन। अगर वन रहता, अगर जंगल रहता तो पानी उतना स्पीड में नहीं बहता, वन उसको रोक लेता है, पेड़ से टकराता है तो स्पीड घट जाता है, तो आपके खेत का मिट्टी जो है उतना मात्रा में नहीं कटता। वन था नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड में पानी आया और सारा मिट्टी लेकर के बहा के भाग गया, तो वन उन्मूलन के कारण भी अपर्दन होता है। इसलिए पेड़ नहीं काटना चाहिए, नदी के अगल बगल में पेड़ रखना चाहिए। इसके बाद अति पशुचारण। पशुचारण के कारण ही क्या हुआ? आपका मृदा भाग गया, क्योंकि उस पर घास था, या फसल रहते हैं तो भी मृदा बचा रहता है, या घास रहता है तो भी मृदा को पकड़ के रखता है। आपने क्या कर दिया? उस पर खेत में पशु चरा दिया, तो अब जो वर्षा होगा या मिट्टी उट्टी बहेगा, पानी उनी बहेगा, तो सारा का सारा आपका मिट्टी भाग जाएगा। अति पशुचारण के कारण भी, खनन के कारण भी, गलत खेती के कारण भी मृदा अपर्दन हो जाता है। मृदा अपर्दन का मतलब उपजाऊ नहीं रहता है। गेहूं बार बार लगाए जा रहे हैं, या धान ही बार बार लगाए जा रहे हैं, तो धान वाला जो मटेरियल है वो तो ले लेता है, धान वाला पोषक तत्व तो धान ले लेता है। इसके बाद अगले साल उसको जो फिर से चाहिए, या उसको समय चाहिए दूसरा उस पोषक तत्व को बनाने के लिए, वो नहीं मिलता है। तो बार बार एक ही खेती करने से क्या होता है? अपर्दन के कारण बनते हैं, मृदा उपजाऊ नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं कि फसल को बदल बदल के लगाइए, क्योंकि आपने धान वाला जो उसको पोषक तत्व था वो मिल गया, अब खेत रेस्ट करेगा। अब गेहूं लगा दीजिए आप, या बाजरा लगा, दूसरा चीज लगा दीजिए, तब तक वो धान वाला पोषक तत्व क्या होगा? उसमें बनेगा। तब तक गेहूं वाला उसको मिला, फिर अब धान लगाइए, तब तक धान वाला बन जाता है। तो इसलिए बदल बदल के लगाइए। इसके बाद अपर्दन के प्रकार क्या है? तो गली कटाव। गली कटाव का मतलब क्या होता है? ऐसे एकदम पानी जब बहेगा, गाँव में देखते होगा वर्षा में जो पानी गली बहुत बहता है, तो कहीं मिट्टी उट्टी रहता है तो गली की तरह काट देता है, एकदम खाई बना देता है नीचे में। मिट्टी जब वर्षा बहा के ले जाती है तो नीचे में खाई बन जाता है। तो अगर इस तरह से काट दिया है, यहाँ से एकदम मिट्टी बह रही है, इस तरह का गड्ढा बना दिया है, तो उसको कहते हैं गली कटाव। चादर अपर्दन। चादर अपर्दन का मतलब पूरे खेत का ही मिट्टी लेके भाग गया, मतलब ऊपर से गड्ढा नहीं बनाया, ऊपर से लेके भाग गया, उसको चादर अपर्दन कहते हैं। पवन अपर्दन। पवन से भी अपर्दन होता है, अगर हवा जोर से बहता है तो उससे भी अपर्दन होता है, ऊपर का मृदा उड़ करके भाग जाता है। रोकथाम के उपाय क्या है? रोकथाम कैसे किए जाएंगे? तो वही समोच्च खेती करिए, सीढ़ीदार खेती। पहाड़ में इस तरह का समस्या ज्यादा होता है, इसीलिए कहा जाता है समोच्च जुताई करिए, सीढ़ीदार खेती करिए, पट्टी खेती करिए, अब वनीकरण करिए, ज्यादा से ज्यादा वन लगाइए, तो हवा जो बहेगा तो ज्यादा जोर से नहीं बहेगा, उड़ेगा नहीं, पानी भी ज्यादा जोर से नहीं चलेगा उस पर, तो इसके कारण जो होगा वो नहीं होगा। तो इसके साथ जो है आपका जो है संसाधन वो विकास खत्म हो गया। ये जो आपका नोट्स है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में आपको काम देगा। वो मोटा नोट्स आपके एग्जाम में काम नहीं आने वाला है। आप जब प्रेशर में आइएगा तो याद आपसे कुछ नहीं रहने वाला है। इसको लिख करके रख लीजिए, यही 2 पन्ना का नोट्स आपका। पूरे ज्योग्राफी हम क्या कर देंगे आपको 25 से 30 पन्ना, 25 पन्ना बहुत है, 25 पन्ना के अंदर में पूरे ज्योग्राफी 6-7 को तो चैप्टर है, और एक में 2 पेज रखिए, 7 गुना 14 पेज, 14 से 15 है, ज्यादा से ज्यादा 20 रखिए ना, 20 पेज के अंदर में सारा का सारा ज्योग्राफी हम आपको समेट के रख देंगे। बहुत शॉर्ट में लिखा गया है। लैंग्वेज आप बना लीजिएगा, जैसे कि हम अपना नाम लिख दिए यहाँ पे रणधीर, और उसे हम आप बना सकते हैं ना लैंग्वेज कि फलाना फलाना, मतलब कि मेरा नाम रणधीर कुमार झा है, ये है, दिस है, दैट है। तो कोई भी चीज आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमने शॉर्ट में लिख दिया कि मरुस्थलीय मृदा, रेतीली मृदा को कहते हैं, रेत वाला जो होता है बालू वाला, उसको मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। तो लैंग्वेज बना सकते हैं आप, इसमें शब्द भाषा जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही शॉर्ट में ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ते ही आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। तो इसे लिख लीजिए, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना देर हमें सुनने के लिए। चलिए ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं।